हेलो एवरीवन। तो देखो हम लोग 11th का थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं ना, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, आईएसी का। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, ठीक है, इसको हम लोग डेल्टा जी नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज डिफाइंड एज फ्री एनर्जी चेंज for a process at a specified temperature in which reactant in their standard state, ठीक है। तो अगर एनर्जी चेंज होगा तो उस टाइम टेम्परेचर स्पेसिफाइड होगा जी, ठीक है। तो टेम्परेचर कितना होगा? एट 298 केल्विन एंड प्रेशर होगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट in their standard state, ठीक है। इसको हम लोग डेल्टा जी नोट से रिप्रेजेंट करते हैं, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट निकालते हैं। अगर चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी निकालना है तो समेशन ऑफ क्या आएगा? summation of delta f g naught of product minus summation of standard gives free energy of reactant, ठीक है। तो ऐसे हम लोग चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी निकालेंगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट का। तो ये न्यूमेरिकल करूंगा तो क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखो, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कैसे रिलेटेड होता है? स्टैंडर्ड गिव फ्री एनर्जी डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी लॉन ऑफ के। के का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसका बेस ई है, तो इसको बेस 10 में कन्वर्ट करूंगा तो माइनस 2.303 आर टी लॉग ऑफ के टू द बेस 10 आएगा, ये बेस 10 इक्वल टू डेल्टा जी नॉट। स्टैंडर्ड जी नोट इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग ऑफ के टू द बेस 10, ये याद रखना है, ठीक है। के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, के इज योर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। आर क्या है? गैस कांस्टेंट, टी क्या है? टेम्परेचर, ठीक है। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड गिव फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड gives free energy। तो ये फॉर्मूला याद रखना इम्पोर्टेंट है बहुत। चलो ये लिख लो, फिर न्यूमेरिकल करो 18, 19, 20। तो देखो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, तुम लोग लाइन से लिख लो, याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो W वर्क बाय आइसोथर्मल प्रोसेस माइनस E एक्सटर्नल डेल्टा V। दूसरा है वर्क डन बाय isothermal and reversible process minus 2.303 nRT log of V2 by V1, ठीक है। पूरा पढ़ लोगे, नहीं आएगा तो कुछ फायदा नहीं ना। वर्क डन बाय आइसो एंड रिवर्सिबल, ये माइनस 2.303 nRT
log of P1 by P2। फोर्थ है आइसोथर्मल रहेगा प्रोसेस, तो डेल्टा U जो है वो जीरो होता है, मतलब चेंज इन टेम्परेचर जीरो होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या चेंज होता है, W इक्वल टू माइनस क्यू होता है। ठीक, आइसोबैरिक प्रोसेस Q is equal to डेल्टा P इक्वल टू जीरो, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आता है डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। नेक्स्ट आता है आइसोकोरिक प्रोसेस, change in volume। डेल्टा V इक्वल टू जीरो, तो ये वाला पार्ट जीरो होगा, तो डेल्टा U इक्वल टू Q के बराबर होगा। फिर आएगा adiabatic, एडियाबैटिक change प्रोसेस, in the heat is constant, मतलब डेल्टा Q is zero, हाँ डेल्टा Q इक्वल टू जीरो, तो ये वाला पार्ट जीरो, तो डेल्टा U इक्वल टू W work done। वर्गन के बराबर। आइसोकोरिक हो गया, आइसोबारिक हो गया, आइसोथर्मल सर वो बाकी अभी साइक्लिक, साइक्लिक में वर्क डन जीरो होता है ना। इनिशियल एंड फाइनल स्टेट आर कांस्टेंट। इससे अगर कुछ चेंजेस आएगा तो आ सकता है, तो इसको खाली इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम लिखो, ठीक है। हाँ वर्क डन शायद उसमें कैलकुलेट कर सकते हैं, एरिया अंडर द कर्व होता है ना, इनिशियल स्टेट इज इक्वल टू फाइनल स्टेट, ठीक है, ये लिख लो। डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। 10 डेल्टा S इज इक्वल टू Q रिवर्सिबल बाय T। 11th में क्या है, डेल्टा G का एक फॉर्मूला बताया अभी, -2.303 RT log of K। ये इम्पोर्टेंट है बहुत, इस पे जेई नीट पे क्वेश्चन आता है, इस पे और ये न्यूमेरिकल बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर्मूला, ये तो हर साल आता है जेई नीट में। 12th में भी आता है। डेल्टा G नोट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, सम ऑफ डेल्टा G नोट ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ डेल्टा G नोट ऑफ रिएक्टेंट। सिमिलरली फॉर डेल्टा H भी लिख सकते हैं, डेल्टा H इज इक्वल टू समेशन ऑफ H ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ठीक है, उसी तरह से डेल्टा S के लिए भी लिख सकते हैं, डेल्टा S इज इक्वल टू समेशन ऑफ S ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ S ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, यहाँ तक के लिखो, याद करो, मैं पूछूंगा, पॉज करो। एक फॉर्मूला है 15 वाला, देख लो, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G नोट माइनस क्या होता है, पॉज करो। हाँ चालू है, हाँ चालू है, ठीक है। डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा G नोट RT, यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर लो, 2.303 लॉग ऑफ रिएक्शन कोएफिशिएंट Q होता है, ठीक है। जब स्टैंडर्ड हीट फ्री एनर्जी डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा G नोट, तो जब ये क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, यहाँ पे प्लस आता है, ठीक है, तो ये जीरो हो जाता है एट इक्विलिब्रियम। डेल्टा G इक्वल टू जीरो, तो ये फॉर्मूला डिराइव होता है, ये वाला निकलता है फिर, ठीक है। वहाँ पे Q के जगह पे K लिखते हैं, समझ में आया, तो ये भी फॉर्मूला लिखना, इसको रिएक्शन कोएफिशिएंट बोलते हैं। चलो,
इंथैल्पी का एक और फॉर्मूला है जी, 16 लिखो, H इज इक्वल टू U प्लस PV। ये बताया था ना, इंथैल्पी इक्वल टू सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर इनटू वॉल्यूम। ठीक है, फिर दूसरा फॉर्मूला लिखो, डेल्टा H चेंज इन इंथैल्पी इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। ठीक है, और 18 है डेल्टा H इज इक्वल टू QP। QP क्या है? हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर P। ठीक है, तो इसको हम लोग मोल्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा nRT 20। तीसरा फॉर्मूला है QP इज इक्वल टू QV एट प्लस डेल्टा nRT। ये क्या है? हीट एट प्रेशर P, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम, डेल्टा nRT। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक लिख लो, फिर आगे बढ़ो। नेक्स्ट देखो, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट इज थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्ड लॉ में क्या बोलता है जी, कि एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0, एट एब्सोल्यूट 0 केल्विन एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज 0। ठीक है, तो देखो ध्यान से, जब एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर हो जाएगा ना, तो क्रिस्टल का एंट्रोपी क्या हो जाएगा? 0। मतलब ऐसे बनाता हूँ, चेंज इन टेम्परेचर जो है ना वो 0 केल्विन है, तो एंट्रोपी क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर मतलब ये रेगुलर स्ट्रक्चर है, एटम्स जो है वो टाइटली बॉन्डेड है, तो उसमें कोई भी डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो अपना वर्टाइसिस पे वो रेगुलरली अरेंज्ड है। समझा ना? फिर वर्टाइसिस से उसको क्या है? ये सॉलिड स्टेट में पढ़ाऊंगा 12th में। कोई भी जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है ना, जैसे नमक हो गया, ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड है ना, NaCl, सॉलिड फॉर्म में ये बैड कंडक्टर होता है। जब वाटर में डालेंगे तो ये Na प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस, तब इसमें से करंट फ्लो होता है ना। तो जब ये सॉलिड फॉर्म में होगा तो इसका रेगुलर स्ट्रक्चर होता है, रेगुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो रेगुलर स्ट्रक्चर होता है तो और टाइटली बॉन्डेड होता है एटम्स, तो उसको हम लोग क्रिस्टल फॉर्म में इसको यूनिट सेल बोलते हैं या क्रिस्टल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, जैसे तुम लोग पढ़े होगे ना, ग्रेफाइट जो होता है अमॉर्फस होता है। ग्रेफाइट उसको कार्बन्स को रिप्रेजेंट करता है, तो ये जब स्ट्रक्चर बनता है तो ये 3 ही बॉन्ड कर पाता है ना, एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसको हम लोग एमॉर्फस बोलते हैं। तो ये रेगुलर स्ट्रक्चर नहीं है, इसको इरेगुलर स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो इरेगुलर स्ट्रक्चर क्या होता है? तभी पेंसिल से हम लोग लिख पाते हैं, क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। 4 कार्बन, एक कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो 3 बॉन्डिंग होता है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसलिए ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है ग्रेफाइट। लेकिन डायमंड में क्या होता है, ये चारों जो इलेक्ट्रॉन है ना वो टाइटली बॉन्डेड होता है और रेगुलर स्ट्रक्चर होता है, इसलिए डायमंड बैड कंडक्टर होता है। ठीक है, और ये गुड कंडक्टर होता है। यहाँ तक क्लियर है? तो इसका रेगुलर स्ट्रक्चर होता है हेक्सागोनल, और इसका भी रेगुलर स्ट्रक्चर होता है क्यूबिक। मतलब इसका स्ट्रक्चर बता सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। जिसका स्ट्रक्चर नहीं बता सकते उसको एमॉर्फस बोलते हैं,
इरेगुलर स्ट्रक्चर होता है। समझा ना? ये सॉलिड स्टेट में पढ़ोगे 12th में और डिटेल में नहीं कर सकते ना, इरेगुलर है ना। नहीं कर सकते, ठीक है ना? तो ये डिफिनेशन क्या है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, जब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर आएगा मतलब -273 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस, उसी को जीरो केल्विन बोलते हैं ना, याद है? देखना थर्मोमीटर के ऊपर लिखा रहता है। तो ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब इतना डिग्री माइनस पे पहुंचने पे कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ना वो क्रिस्टल फॉर्म में अरेंज हो जाता है, तो उस टाइम इंट्रोपी उसका क्या होता है? जीरो होता है। इंट्रोपी रैंडमनेस ना, वो फ्रीज हो गया ना तो मूव ही नहीं कर पाएगा, उसी को थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। समझ में आया? बहुत सिंपल है, मतलब जब टेम्परेचर जीरो केल्विन रहेगा तो इंट्रोपी जीरो हो जाता है, बस इसी को थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं बस। तो यहाँ पे लिखा है देखो, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, इंट्रोपी ऑफ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस जीरो, बस। तो यही थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, लिख लो। फिर पढ़ेंगे थर्मोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट है थर्मोकेमिस्ट्री, बहुत सिंपल है। जो केमिकल रिएक्शन के बारे में बोलते हैं उसको थर्मोकेमिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है? कोई भी रिएक्शन होगा तो उसका एनर्जी चेंज होगा, उसको थर्मोकेमिस्ट्री बोलते हैं। तो इसका चेंज इन इंथैल्पी कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है? तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट लिखना है, तो यहाँ पे ध्यान से देखना, समेशन ऑफ चेंज इन इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस चेंज इन इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। इसके पहले क्या था? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट था ना, ठीक है? तो इसमें बॉन्ड ब्रेक करने में जो एनर्जी लगेगा उसको बोलते हैं। तो ये 21 न्यूमेरिकल में एक्सप्लेन कर दूं। 21 में क्या है? H2 प्लस हाफ मोल ऑफ O2 gives 1 मोल ऑफ H2O। H2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का, इसमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आना चाहिए तुम्हें। ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर O डबल बॉन्ड होता है, तो ये बॉन्ड जो है ना उसके बीच का एनर्जी होता है, ये एनर्जी दिया रहता है। वाटर का स्ट्रक्चर ऐसा होता है ना, ठीक है? तो इसका इंथैल्पी चेंज कैसे निकालूंगा? एनर्जी ऑफ दिस डेल्टा H ऑफ HH बॉन्ड प्लस डेल्टा H ऑफ हाफ मोल ऑफ O डबल बॉन्ड O बॉन्ड माइनस यहाँ पे क्या है? चेंज इन इंथैल्पी ऑफ OH बॉन्ड। ये 2 टाइम्स है ना, 2 बॉन्ड है तो इसको 2 लिख सकता हूँ। ये समझा तुमको? हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। तो HH का एनर्जी कितना दिया है? HH का 104 दिया है, 1/2। O डबल बॉन्ड O का एनर्जी कितना है? 118 माइनस 2 इंटू H2 का 2 into 1 OH का डबल 1 ना, तो ये 104, ये कैंसिल कर लो, 59 माइनस 222, ये ऐड कर लो 163 माइनस 222 -59 kcal बराबर ना? ये 9 और ये 1 किलो कैलोरी 5 आएगा ना, -59 किलो कैलोरी यूनिट दिया रहता है उसका किलो कैलोरी पर मोल। तो ये ऐसे निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, जेई नीट में भी आता है। नेक्स्ट आता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब जो एवोल्यूशन ऑफ एनर्जी रिलीज करता है ना, एनर्जी डिक्रीज होगा। हाँ, एनर्जी रिलीज, ठीक है? इसका मतलब डेल्टा H इसका क्या होगा जी? पॉजिटिव होगा, ठीक है ना? अब्सॉर्ब हुआ एनर्जी तो डिक्रीज। और इंडोथर्मिक होगा तो उल्टा। एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे H2 प्लस हाफ मोल ऑफ O2 गिव्स H2O, ठीक है? तो इसका डेल्टा H दिया है 240 किलो जूल, तो इसका देख सकते हो डेल्टा H पॉजिटिव है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है? तो इसका ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करूं तो ऊपर में रिएक्टेंट है, जब ये प्रोडक्ट बनाएगा तो इसका ग्राफ एनर्जी लो आएगा, नीचे आएगा। तो इसमें डेल्टा H HP माइनस HR अगर कैलकुलेट करेंगे तो नेगेटिव आएगा, और रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करेंगे तो प्लस आएगा। ध्यान से देखो इधर, हेलो,
प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट निकाला हूं इसलिए नेगेटिव आया। अगर मैं डेल्टा एच रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट निकालूंगा तो यही याद रखो पॉजिटिव वाला ग्राफ ऊपर ले सकता है। तुम्हारे में ऐसे दिया है इसलिए मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है इंडोथर्मिक रिएक्शन। हाँ, इंडोथर्मिक, तो उसमें डेल्टा एच क्या होगा? नेगेटिव, मतलब हीट एब्जॉर्ब होता है इसमें, हीट इज एब्जॉर्ब। ठीक है, चलो ये लिख लो, फिर न्यूमेरिकल कर लो घर पे। कौन सा करोगे? 51, 50 से 51, 52। ठीक है, आगे का पूरा कर लेना, सब सेम ही है लगभग। पॉज करो।